बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर गांव में बिरजू अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन किसी हादसे में बिरजू की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी बिरजू की पत्नी सुगंधा के कंधों पर आ जाती है और वो घर चलाने के लिए गांव के ही बड़े घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है और अपनी बेटी पुष्पा को गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी, क्योंकि सुगंधा अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। इसलिए वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी, लेकिन उनकी गरीबी की वजह से स्कूल में सभी बच्चे पुष्पा का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही आज भी। अरे पुष्पा बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है और नाश्ता भी बना दिया है, इसलिए तुम अब जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। ठीक है माँ। और हाँ बेटा, स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी माँ तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ा रही है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ माँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं उन बच्चों की बदतमीजी को सहकर भी रोज स्कूल जाती हूँ। इसलिए अब आप चिंता मत करिए और आप अपने काम पर जाइए, मैं टाइम से स्कूल चली जाऊंगी। इतना कहकर सुगंधा अपने काम पर चली जाती है। कुछ ही देर में पुष्पा भी तैयार होकर अपने स्कूल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन तभी स्कूल की कुछ बदमाश लड़कियां पुष्पा का रास्ता रोककर उसे कहती है, अरे क्या बात है, आज तो इस गरीब पुष्पा की ड्रेस बड़ी चमक रही है, लगता है इसकी माँ ने इसके कपड़े ड्राई क्लीन करवाए हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो, ड्राई क्लीन करवाना इन गरीबों की बस की बात नहीं है। अरे इनके पास तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये बेचारे तो गरीब हैं। इसलिए इसकी माँ इसके कपड़े दूसरों के मशीन में धोकर लाई होगी, लेकिन मुझे इसकी ड्रेस इतनी चमकती हुई अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, क्यों ना हम इसकी ड्रेस को इसकी औकात के बराबर कर दें। इतना कहकर वे लड़कियां पुष्पा को कीचड़ में धक्का दे देती है, जिसके बाद पुष्पा की स्कूल ड्रेस पूरी तरह से गंदी हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय वो लड़कियां हंसते हुए कहती है, अब पहने हैं तुमने अपनी औकात के हिसाब से कपड़े, अब इसमें तू एकदम गरीब और एक काम वाले की बेटी लग रही है, इसलिए आज के बाद हमारी बराबरी करने की सोचना भी मत। इतना कहकर वे लड़कियां हंसते हुए स्कूल चली जाती है और बेचारी पुष्पा को अपने गंदे स्कूल ड्रेस में ही स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन उसके स्कूल पहुंचते ही स्कूल के सभी बच्चे पुष्पा को बुरा भला कहने लगते हैं। ओह माय गॉड, इस पुष्पा ने कितनी गंदी यूनिफॉर्म पहन रखी है, मुझे तो इसके पास खड़े होने में भी घिन आ रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में कैसे कैसे बच्चे पढ़ने आ जाते हैं, इसकी वजह से तो पूरा स्कूल का माहौल ही खराब हो गया है। तभी वहाँ पर बच्चों की भीड़ देखकर स्कूल की प्रिंसिपल आती है और कहती है, अरे तुम बच्चों ने यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या हो रहा है यहाँ पर, चलो जाओ सब अपनी क्लास में। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सभी बच्चे अपने क्लास में चले जाते हैं। उसी समय प्रिंसिपल पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा, तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म इतनी गंदी कैसे हो रखी है, तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में सभी बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहन कर आते हैं, तो क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कपड़े कभी धोती नहीं है क्या? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, माँ ने तो मेरी ड्रेस कल ही धोई थी, लेकिन आज स्कूल आते समय मैं कीचड़ में गिर गई, जिसकी वजह से मेरी ये पूरी स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो गई। वो सब मैं नहीं जानती, तुम अभी अपने घर जाओ और कल से बिल्कुल साफ यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आना, वरना मैं तुम्हें स्कूल के अंदर घुसने नहीं दूंगी, समझी? प्रिंसिपल की ये बात सुनकर पुष्पा रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और कहती है, अगर माँ को पता चला कि आज मेरी गंदी यूनिफॉर्म की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं माँ को ये सब कैसे बताऊँ? ऐसा करती हूँ, माँ के आने से पहले मैं अपनी स्कूल ड्रेस को धो लेती हूँ, फिर माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतना कहकर पुष्पा अपनी स्कूल ड्रेस धोकर सूखने के लिए डाल देती है।
लेकिन जब शाम को सुगंधा घर वापस आती है तो वो पुष्पा की गीली ड्रेस सूखते हुए देखती है तो वो पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा बेटा, ये तुम्हारी ड्रेस गीली कैसे हो गई? वो माँ, मैंने अपनी स्कूल ड्रेस धोई है। लेकिन बेटा, मैंने कल ही तो तुम्हारी स्कूल ड्रेस धोई थी ना, फिर तुम्हें आज दोबारा धोने की क्या जरूरत थी? वो माँ, टीचर ने कहा है सभी बच्चे रोज अपनी ड्रेस धोकर पहन कर आएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है ना हमारे घर की हालत कैसी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम रोज रोज सर्फ और साबुन खरीद सके, इसलिए तो मैं तुम्हारी ड्रेस हफ्ते में सिर्फ एक बार ही धोती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आइंदा से अपनी ड्रेस जल्दी गंदी नहीं करूँगी। उसके बाद सुगंधा खाना बनाती है और फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुगंधा फिर से अपने काम पर चली जाती है और पुष्पा हमेशा की तरह तैयार होकर अपने स्कूल जाने लगती है। आज तो मेरी ड्रेस एकदम साफ सुथरी लग रही है। आज प्रिंसिपल मैम मुझे स्कूल से नहीं निकालेंगी। इतना कहकर पुष्पा खुशी खुशी अपने स्कूल जा रही होती है। तभी रास्ते में फिर से वो बदमाश लड़कियां पुष्पा का रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है, अरे तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती है क्या कि हमें तुम्हारी ये साफ सुथरी यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लगता है तुम्हें ये रोज रोज बताना पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़कियां पुष्पा को फिर से कीचड़ में धक्का दे देती है, जिसके बाद पुष्पा की स्कूल यूनिफॉर्म फिर से गंदी हो जाती है और आज तो वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी। इसलिए वो रोते हुए एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और कहती है, वो लड़कियां मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती है? आखिर मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे वे लोग हमेशा इस तरह से बेइज्जत करती है? क्या गरीब लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं? और मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म कैसे साफ करूंगी? आज तो मैं अपने स्कूल ड्रेस को धो भी नहीं सकती, वरना माँ मुझे फिर से डांटेगी। अब मैं क्या करूं? मैं रोज रोज माँ को परेशान भी तो नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर पुष्पा पार्क में बैठे जोर जोर से रोने लगती है। तभी परी लोग से आई सोनल परी की नजर पुष्पा पर जाती है और वो पुष्पा के पास जाकर उससे कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? अरे आप कौन है? मैं परी लोग की सोनल परी हूँ और तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं यहाँ पर आ गई। तो बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सोनल परी की बात सुनकर पुष्पा उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है। तभी सोनल परी कहती है, बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी ये परेशानी अभी दूर कर देती हूँ। इतना कहकर सोनल परी अपनी जादुई शक्तियों से पुष्पा को एक सुनहरा हैंडबैग देती है और कहती है, पुष्पा ये कोई मामूली हैंडबैग नहीं है, बल्कि ये एक जादुई सुनहरा हैंडबैग है और अब तुम इस हैंडबैग से जो भी कुछ मांगोगी, ये हैंडबैग तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रही हैं सोनल परी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुनकर सोनल परी वहाँ से गायब हो जाती है और पुष्पा उस जादुई सुनहरा हैंडबैग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और उस जादुई हैंडबैग से कहती है, हे मेरे जादुई हैंडबैग, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म को फिर से नया कर दो। पुष्पा के इतना कहते ही वो सुनहरा हैंडबैग चमक उठता है और पुष्पा की स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल नई हो जाती है। ये देखकर पुष्पा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जब शाम को सुगंधा घर वापस आती है तो पुष्पा उसे जादुई हैंडबैग के बारे में सब कुछ बता देती है। उसी समय सुगंधा कहती है, क्या तू ये सच कह रही है बेटी? हाँ माँ, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हे मेरे जादुई सुनहरे हैंडबैग, तुम मेरे इस छोटे से घर को एक सुंदर से घर में बदल दो। पुष्पा के इतना कहते ही वो जादुई हैंडबैग फिर से एक बार चमक उठता है और पुष्पा का छोटा सा घर एक आलीशान घर में बदल जाता है। ये देखकर सुगंधा को पुष्पा की बातों पर यकीन हो जाता है और वो कहती है, अरे वाह बेटी, ये तो सच में एक जादुई हैंडबैग है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनल परी। उसकी वजह से अब हमारी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी।
इस तरह उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई हैंडबैग से मांग लिया करती और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी जादुई हैंडबैग की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन अब बिताने लगती है।